गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित का पाठ नंबर 1 वास्तविक संख्याएं डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी बेसिक जानकारी शॉर्टकट, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। इस पाठ में से कम 10 मार्क्स आपको आज की वीडियो से अवश्य मिलेंगे। पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले प्रश्न उठता है, संख्याएं कौन कौन सी और किस किस प्रकार की होती हैं। अगर मैं सबसे पहली संख्या की बात करूं तो सबसे पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनती के रूप में करते हैं, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 अनंत तक होती है। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वह संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 15, 27, ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, इसीलिए हम इन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 3, 5, 7, 2, 11, 13 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, स्वयं के अतिरिक्त। खुद से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, लेकिन जो खुद के अलावा किसी से नहीं कटती, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। इसके बाद सम तथा विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, वह सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह की संख्याएं हैं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तथा ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं की बात करेंगे जो हमें इस पाठ में पढ़नी है। वो है परमेय तथा अपरमेय संख्याएं। यदि आप परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक द्वारा आप परमेय संख्या वाली वीडियो को देख सकते हैं। परमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो p बटा q के रूप में होती हैं, परंतु q का मान 0 नहीं होता। अर्थात ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, परंतु हर का मान 0 नहीं होता, ऐसी संख्याओं को परमेय संख्याएं कहा जाता है। तथा जो संख्याएं परमेय नहीं होती वो अपरमेय संख्या कहलाती है। दशमलव संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक नहीं होती, पूरे अंक नहीं होती, वे दशमलव संख्या होती हैं। दशमलव संख्याओं की अगर हम बात करें तो दशमलव संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, शांत तथा अशांत। शांत दशमलव संख्या तथा अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद रुक जाती हैं, जैसे 2.35। अशांत संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया है, अशांत आवर्ती तथा अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती की पहचान क्या होगी? जैसे 2.3333, मतलब दशमलव के बाद के अंक अनंत तक जाते हैं, परंतु वह अंक रिपीट करते हैं, तो ऐसी संख्याएं अशांत आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। जबकि यदि दशमलव के बाद का अंक रिपीट ना करे और अनंत तक जाता है, तो ऐसी संख्याओं को अशांत आवर्ती संख्याएं कहा जाता है। अशांत आवर्ती संख्या की बात करें तो हम इस संख्या को इस तरह भी लिख सकते हैं, 2.3 के ऊपर लगा देंगे डैश। इसका मतलब है 3 हमारा रिपीटिंग वाला
अंक है ये बार बार आएगा, इसीलिए हम इसे अशांत आवर्ती संख्याएं कहते हैं। अब देखते हैं शॉर्टकट वाली क्या बात है। अगर कोई संख्या शांत दशमलव संख्या है, कौन सी है? शांत दशमलव संख्या, तो वो 100 + 1% कैसी होगी? परिमेय संख्या होती है। यदि वह अशांत तो है लेकिन अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, तब भी वह परिमेय होती है। यदि कोई संख्या अशांत अनावर्ती है तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो इसके द्वारा अगर कोई हमें दशमलव संख्या दे रखी है, इस बार प्रश्न पत्र बहुविकल्प पे प्रश्नों के आधार पर भी आएगा, इसीलिए जब हमें दशमलव संख्याएं दे रखी होंगी तब हम यहीं से उन्हें परिमेय तथा अपरिमेय के रूप में छांट सकते हैं। जैसे ये संख्या हमें देखते ही पता चल गई अशांत आवर्ती है, अर्थात यह संख्या परिमेय संख्या होगी। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। यदि वर्गमूल के भीतर पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्गमूल के भीतर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह परिमेय संख्या होती है। यदि वर्गमूल के भीतर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पाठ का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उससे पहले आप इस चीज को नोट कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b देने पर उसमें दो अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q तथा r छुपी रहती हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला होता है a = bq + r। छोटी कक्षा में हम एक सूत्र पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे अगर मैं 10 से भाग करूं 35 में तो 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा, अर्थात 10 × 30। शेषफल कितना बचता है? 5। अर्थात यहाँ जो संख्या दे रखी है वो होता है शेषफल, इधर जो संख्या दे रखी है वो होता है भागफल। 35 होगा भाज्य जबकि 10 होगा भाजक, जिसके द्वारा भाग दी जा रही है। जिसमें भाग दे रहे हैं वह भाज्य, जिससे भाग दे रहे हैं वह भाजक, और जिस भाग देने के बाद जो उत्तर आएगा वह होता है भागफल, और जो बचकर आएगा वो शेषफल। अब हम यहां से चेक करें तो देखो, भाज्य बराबर अर्थात 35 बराबर भाजक 10 गुणा भागफल 3 प्लस शेषफल 5। 10 × 30 और प्लस 5 35। इस प्रकार हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फॉर्मूला वो यहीं से बना है, a = bq + r। यहाँ q भागफल तथा r शेषफल है, अगर कोई प्रश्न हमें दे रखा होता है, जैसे दर्शाइए कोई धनात्मक समपूर्णांक 4q तथा 4q + 2 के रूप का होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे यहाँ से b का क्या मान है। तो b का मान होता है यहाँ पर 4। सबसे पहली चीज हमें यही पहचाननी है, जो b का मान है वो कितना है? 4। अगर पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखें तो फॉर्मूला होता है a = bq + r, जबकि r का जो मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा जबकि b से छोटा होता है। अर्थात b के द्वारा हम r का मान निकाल सकते हैं। हमें b का मान दे रखा है b = 4, तो r का मान होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, अर्थात 0 1 2 3। 4 नहीं होगा क्योंकि b से छोटा, अर्थात 4 से छोटा। अर्थात r के हमारे पास 4 मान हुए 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब ये दोनों मान उठाकर हम a में लगाते हैं तो हमारा उत्तर कुछ इस प्रकार से आएंगे। a = b की वैल्यू तो फिक्स है 4q प्लस r का मान पहले हमने ले लिया 0, फिर a = b का मान फिर से 4q, अब की बार r का मान कितना ले लिया 1, फिर से b का मान 4q और r का मान कितना लगा दिया 2। a = 4q और अब की बार r का मान कितना लगा दिया 3।
देखो एक बार फिर से, b का मान 4, जबकि r का मान बारी बारी एक एक करके 0 1 2 3 लिख दिया। अब देखेंगे जो संख्या 2 से कट जाए, अभी मैंने बताया था जो संख्या 2 से कट जाए वो सम और जो 2 से ना कटे वो विषम। हमने देखा 2 दूनी 4 और 0 तो 2 से डिवाइसिबल होता ही है, अर्थात यह कैसी संख्या है, सम संख्या है। 4q + 0 को हम 4q भी लिख सकते हैं। इसके बाद 2 दूनी 4, जबकि 1 2 से नहीं कटा, अर्थात ये कैसा है, विषम। इसके बाद देखेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये भी कैसी है, 2 से कट गई, इसीलिए कैसी है, सम। अच्छा है मौसम, इसीलिए संख्या है सम। इसके बाद देखेंगे 4q + 3, 2 दूनी 4 और ये 2 से नहीं कटा, अर्थात ये भी कैसा होगा, विषम। तो हम कह सकते हैं सम संख्या जो होंगी वो 4q तथा 4q + 2 के रूप की होती है। क्या लिखेंगे हम, निष्कर्ष के रूप में लिख देंगे, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 4q, एक चीज है धनात्मक सम पूर्णांक, समझ रखा है, धनात्मक सम पूर्णांक 4q 4q + 2 के रूप का होता है। अर्थात वही प्रश्न जो दे रखा है सेम प्रश्न पेस्ट कर देना है, बस दर्शाइए को छोड़कर। एक बार फिर से समझ लेंगे शॉर्ट में, यहाँ जो b का मान है पहले उसे पहचानेंगे, उसके बाद r की वैल्यू उससे एक अंक कम तक लिख देते हैं और वही मान b का मान पेस्ट कर देंगे और r का मान बारी बारी से लिख लेते हैं। यदि संख्या 2 से कट जाए तो सम और 2 से ना कटे तो विषम होती है। यही होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब आता है इसका क्या उपयोग है, क्यों पढ़ते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्योंकि इसके द्वारा हम HCF निकालना सीखते हैं, इसके द्वारा हम SCF निकालना सीखते हैं और SCF का एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अवश्य आता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन भी दबा लें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बहुत आसान टॉपिक है, इसका सीधा सीधा तात्पर्य होता है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 27 को 3 से काटा जा सकता है, 3 दूनी 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अर्थात हम कह सकते हैं 27 एक भाज्य संख्या है जिसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसी विधि जिसके द्वारा भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। देखिए 27 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3 × 3। इसी प्रकार अगर मैं दूसरी भाज्य संख्या की बात करूं 24, तो 24 की बात करूं तो 24 को मैं लिख सकता हूं 2 से कटेगी, इसे लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 × 3। इन्हें लिखने का तरीका भी नया हो सकता है, जैसे 3 को 3 बार लिखा हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, 3 को लिखा 3 बार। इसे हम लिख सकते हैं 2 को 3 बार जबकि 3 को 1 बार, लेकिन ये लिखो मत लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अर्थात किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। आइए नए टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दो दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करना। जैसे उदाहरण के लिए मुझे प्रश्न दिया गया है 27 तथा 108 का यूक्लिड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। तो यहां हम सबसे पहले दोनों संख्याओं में कौन छोटा और कौन बड़ा है यह देखेंगे। ये 27 यहाँ पर छोटी जबकि 108 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या को इधर लिखेंगे बाईं ओर जबकि 27 को लिखेंगे दाईं ओर। अब हम 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे,
कितनी बार पढ़ा जाएगा? 4 बार। 27 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 108 प्राप्त होंगे, अर्थात शेषफल बचा 0। और जब 0 शेषफल बचता है तब प्रक्रिया हमारी वहीं पर समाप्त हो जाती है, अर्थात यहाँ HCF 27 ही रहेगा। प्रश्न कम समझ में आया होगा, इसीलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, क्योंकि ये वन लाइन प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखेंगे, उदाहरण दूसरा है 25 तथा 135 का HCF यूक्लिड विधि से ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब होता है मासा। HCF का मतलब होता है मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 25 और 135 की बात करें, छात्रों को समस्या रहती है कि हम इस प्रश्नों को सब कैसे कर पाएंगे, तो इसी के लिए हम यूक्लिड विधि के साथ साथ भाग विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों में छोटी संख्या देखेंगे, कौन सी है? 25। तो 25 से डिवाइड करेंगे किसके लिए? 135 के लिए। 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 125 प्राप्त होंगे, घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 10। अभी हमें नहीं रुकना है, क्योंकि प्रोसेस तभी समाप्त होती है जब शेषफल कितना बचे? 0। अब 10 का पहाड़ा पढ़ना है, यहां से दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता है। 10 से भाग करनी है पीछे वाले भाजक में। किसमें भाग करेंगे? 25 में। 10 दूनी 20, कितना बचा? 5। अब भी 0 नहीं आया शेषफल, तो अभी हमें पुनः भाग करनी है। 5 से भाग करनी है किसमें? 10 में। 5 दूनी 10। अब शेषफल कितना आ गया? 0, अर्थात हमारा सवाल अब स्टॉप हो गया। हमारा HCF कितना आ गया यहाँ पर? 5। अब इस विधि का प्रयोग हम यूक्लिड विभाजन विधि में करेंगे, जिससे हमें प्रश्न करने में थोड़ी आसानी महसूस होगी। जैसे बड़ी संख्या में लिख ली 135 बराबर 25 से मल्टीप्लाई करें किस संख्या की? तो हमने कहा 25 का पहाड़ा हमने पढ़ा 5 बार और शेषफल कितना बचा? 10। तो हम लिख देंगे 25 गुणा 5 प्लस 10। अब क्या करेंगे? इधर वाली जो संख्या थी उसको थोड़ा खींचकर इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा इधर? 25। और इधर वाली संख्या को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। देखिए, एक तो लिखा है मैंने 25 में डिवाइड किया किससे? 10 से। कितनी बार? 2 बार। बचा कितना? 5। तो 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और कितना शेषफल बचा? 5। फिर से इस वाली संख्या को उधर खींच के ले आएंगे और इस वाली को उधर ले आएंगे। ये नदिया के इस पार और नदिया के उस पार। तो 10 में भाग करेंगे किससे? 5 से। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? 2 बार। और शेषफल कितना बचा? 0। अर्थात हमारा सवाल यहाँ पर स्टॉप हो गया और हमारा HCF जो मासा निकल कर आया वो कितना होगा? 5। भाज्य जो है, जो भाजक होता है वो हमारा क्या होता है? मासा। अर्थात हमारा मासा यहाँ पर कितना आ गया? 5। इस प्रकार से आपको HCF निकालने के लिए यूक्लिड विधि का इस तरह प्रयोग करना है और सहायता के लिए आप भाग विधि का उपयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए, समोसे के साथ चटनी हाजिर है, अर्थात यह वाला जो फॉर्मूला है बहुत उपयोग में आता है। एक प्रश्न इस वाले फॉर्मूले से जरूर आता है। LCM अर्थात लासा, हम बोलते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। प्रश्न कुछ इस तरह से होते हैं। इसके हमें प्रश्न इस तरह दे रखे होंगे HCF 6,20 बराबर 2, अर्थात 6 तथा 20 का HCF 2 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। हम LCM 6 और 20 का इसकी हेल्प के बिना भी ज्ञात कर सकते हैं, परंतु हमें ये दे रखा है, अर्थात हमें सूत्र का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लासा हमें पता नहीं है, गुणा मासा कितना दे रखा है? 2 बराबर पहली संख्या कितनी है? 6 और दूसरी संख्या कितनी है? 20।
अगर मैं यहाँ देखूं तो 2 का पहाड़ा यह दुश्मन संख्या है, जब इधर बटे में आ गई तो बटे में आके 6 को या 20 को काट देगी, तो 2 तिया 6, अर्थात यहाँ से जो लासा निकल के आएगा वो आएगा 20 तिया 60। फिर से समझेंगे एक बार, हमें 6 और 20 का मासा दे रखा है 2 और हमें निकालना है एलसीएम। तो हमने सूत्र लिखा लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लासा पता नहीं है, मासा में दे रखा था 2 बराबर पहली संख्या 6 और गुणा दूसरी संख्या 20, इसीलिए लासा बराबर आ गया 60। अब काटा कैसे मैंने, इसकी तो एक स्टेप बढ़ा रहा हूं। लासा बराबर, अगर आपको यहाँ समझ में ना आया तो यहाँ से जो 2 है वो इधर बटे में चला गया था, किसके 6 और 20 के, और 2 कहाँ गया था बटे में, 2 तिया 6, इस प्रकार आ गया था 20 तिया 60। लासा कितना आ गया निकल के 60। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है शांत तथा अशांत संख्याएं देखना। तो जो इसके लिए एक बताएंगे शानदार शॉर्टकट ट्रिक्स की, देखते ही हम सवाल को पहचान सके कि संख्या शांत है अशांत। 9th वाले मेथड से हमें नहीं करना है कि हम भाग करेंगे संख्याएं में, जैसे हमें दे रखा है मान लो 16/2500, अब मैं भाग करूं 2500 से 16 में, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, तब मैं बताऊंगा। तो यह देख के बता सकते हैं हम कि उत्तर हमारा क्या आएगा, शांत दशमलव संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे सर को तो याद होगा इसीलिए लिख दिया, आप भी बता सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ 4 प्रश्न लिखे हुए हैं, 12/30, 18/65, 24/17। तो हम यह देखकर बता सकते हैं यह संख्या भी शांत दशमलव संख्या है, यह अशांत दशमलव संख्या है, जबकि यह अशांत दशमलव संख्या है। अब कैसे बताया मैंने, इसका देखिए महत्वपूर्ण इसका प्रमेय होती है, यदि किसी परमेय संख्या यदि किसी परमेय संख्या में हर 2 या 5 की घात के रूप में होता है, घात के रूप में होता है, तो वह शांत दशमलव संख्या होती है, तो वह शांत दशमलव संख्या होती है। अर्थात जो q का मान है p/q कोई परमेय संख्या है, तो वहां जो q है अगर मैं उसके अभाज्य गुणनखंड करूं तो वह 2 की घात या 5 की घात के रूप में होना चाहिए। अर्थात हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो वह या तो 2 हो या हो 5, अन्यथा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने फैक्टर किए 2500 के, तो 0 का फैक्टर करके नहीं देखते हैं, क्योंकि 0 बनता है 10, 2 और 5 से, तो जहां 0 दिखेगा हम उसके फैक्टर नहीं करेंगे। हमें देखना है केवल और केवल 25 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए तो आएंगे 5 गुणा 5, अर्थात यह शांत दशमलव संख्या है। अगर 30 के हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 30 के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह प्राप्त होंगे, 3 गुणा 2 गुणा 5। मैंने कहा 0 का नहीं करना है, तो हम चाहें तो 0 का ना भी कर सकते हैं, तो बटे में क्या रहेगा 3, परंतु ऊपर कितने हैं हमारे अंश में 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, अर्थात 3 तो छलावा है, गायब हो गया, अर्थात बटे में 2 और 5 है, इसीलिए संख्या शांत दशमलव संख्या थी। अगर 65 की बात करें तो 65 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो होता है 13 गुणा 5, जबकि 18 का होता है 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए कोई भी संख्या आपस में नहीं कटी, हमने कहा हर में 2 या 5 हो सकते हैं, परंतु 13 नहीं आने चाहिए, अर्थात यह संख्या अशांत दशमलव संख्या है। 17 खुद अभाज्य संख्या है, इसीलिए यह अशांत दशमलव संख्या है। आगे के प्रश्न एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे यूपी बोर्ड की सभी
वीडियोस आप तक पहुंच सकें, बोर्ड परीक्षा से पहले पहले सभी बेसिक कंसेप्ट आपके तथा एक्सरसाइज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल पर बने रहें।